अभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी टॉपिक्स बचे हुए थे उसको अभी कवर कर लेते हैं। तो इन थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगी। अब सिर्फ कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लेने थे वो रह जाएंगे। तो दोनों के लिए कंबाइंड अच्छे क्वेश्चंस हम लोग एक बार में पूरी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चंस लेने से पहले असाइनमेंट्स तुम्हारे दोनों टॉपिक्स के कंप्लीट हो जाए, तभी तभी क्वेश्चन लेने में थोड़ा सही रहेगा। तो तुम लोग असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, ठीक है। इसके बाद और असाइनमेंट के बाद हम कंबाइंड क्वेश्चंस दोनों टॉपिक से जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, कौन कौन से टॉपिक्स बचे हुए हैं? सबसे पहला पहला टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। पहला टॉपिक है पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, इसमें सेल्स भी रह गया है, सेल्स भी कवर करना है। सॉरी, सेल्स ट्राई करेंगे, अगर हो जाए तो वो भी देख लेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है? तो उसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा रेजिस्टर सर्किट इमेजिन करते हैं कि हमारे सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर है, ठीक है, एक रेजिस्टर है और सिर्फ एक बैटरी है, ठीक है, सिर्फ एक बैटरी है। नहीं, मैक्सवेल इक्वेशन एक्चुअली और भी बार बार आएगा, तो मैंने ब्रीफली मैक्सवेल इक्वेशन तुम लोगों को समझा दिया है और वो पॉइंट्स बार बार आगे डिस्कस भी होंगे, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। मेन पॉइंट्स मैक्सवेल इक्वेशन के एक्सप्लेन किए जा चुके हैं, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक हमें हमें एक बैटरी दी गई है, ठीक है। तो कोई भी रियल बैटरी होगी तो उसके पास अपना कुछ ईएमएफ होगा और उसकी कुछ अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी। क्यों होगी ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट अस से बैटरी की अपनी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट अस से स्मॉल आर है, ठीक है। एक बैटरी है, ये बैटरी फिक्स है, ये तुम्हें तुम्हारे हाथ में रख के दे दी गई है कि ये लो बैटरी, ठीक है। तुम पूछोगे इस बैटरी का क्या करना है? तो तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम्हें इस बैटरी से मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो बैटरी के अक्रॉस तुम रेजिस्टेंस कुछ भी लगा सकते हो, रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ठीक, अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस लगाओ, लेकिन रेजिस्टेंस तुम इतना लगाना चाहते हो जिससे कि तुम्हें रेजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर मिले, मैक्सिमम पावर मिले। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये सिंपल सा कैलकुलस का क्वेश्चन है। तुम बोलोगे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, ये जरूरी है? नहीं नहीं, ये तो अभी सेल आऊंगा ना तो उस पर क्लियर हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है कि तुम सेल के साथ सीरीज में रेजिस्टर लगा दो। ये तो नेगेटिव पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ एक ही बात है। अगर ये रेजिस्टर इधर रहता तो कोई डिफरेंस थोड़ी आता। पॉइंट है कि जब करंट फ्लो करेगा तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी कुछ ड्रॉप होगा, ठीक है, जिसकी वजह से सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ई नहीं होगी, ई से अलग होगी, ईएमएफ से अलग होगी, ठीक है। तो हमें एक बैटरी दे दी गई है और हमें इस बैटरी के अक्रॉस इतनी रेजिस्टेंस लगानी है जिससे कि मैक्सिमम पावर हम बैटरी से एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस कितनी लगानी पड़ेगी और इस रेजिस्टेंस को लगाने से मैक्सिमम पावर हम बैटरी से कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो हम सोचेंगे कि हमें लेटेस्ट से हम कोई भी जनरल
कैपिटल आर रेजिस्टेंस की का रेजिस्टर हम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, कैपिटल आर वेरिएबल है और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ये फिक्स है क्योंकि सेल फिक्स है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि लेटेस्ट से हम किसी भी कैपिटल आर रेजिस्टेंस का रेजिस्टर बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस पावर कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पावर की वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आई स्क्वायर आर। तो मैं जानबूझ करके क्या कर रहा हूँ कि आई स्क्वायर आर वाला मेथड यूज करता हूँ। आई स्क्वायर आर, तुम वी स्क्वायर बाई आर से भी रजिस्टर के अक्रॉस पावर ट्रांसफर कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वी तुम्हें इसी रजिस्टर के अक्रॉस देखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। करंट की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू होगी ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर। ऑब्वियसली सर्किट में करंट कितना होगा? सर्किट में करंट की वैल्यू होगी ईएमएफ जितनी है क्योंकि सिंगल लूप है और टोटल रेजिस्टेंस, इसका स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड इनटू द रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, इसको यहीं पर लिखता हूँ। पावर डिलीवर्ड टू द रेजिस्टर की वैल्यू आ रही है ई स्क्वायर, ठीक है, आर अपॉन आर प्लस आर। स्क्वायर, ये पावर डिलीवर्ड का एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को देख करके क्लियर है इसमें ई और आर तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर जो है वो फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम कितनी कनेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उस रेजिस्टेंस पर पावर कितना डिसिपेट हो रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, पावर की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, ठीक है, तो हम पता करना चाहते हैं कि इस पावर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलस का क्वेश्चन है। तुम बोलोगे कि पावर इज अ फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी या पावर उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू पर मैक्सिमम होगा जिस रेजिस्टेंस पर पी डीपी अपॉन डी आर ये 0 हो जाए। ठीक है, पावर यहाँ पे आर का फंक्शन है, तो आर की किस वैल्यू के लिए पावर मैक्सिमम होगा? आर की उसी वैल्यू के लिए पावर मैक्सिमम होगा जिसके लिए डीपी अपॉन डी आर 0 होगा। तो बिल्कुल तुम सिंपली इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे और डिफ्रेंशिएट करके तुम्हें आर की वैल्यू पता चल जाएगी जहां पर पावर मैक्सिमम है। तो हम डीपी अपॉन डी आर कैलकुलेट करें, डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ रहा है आंसर? प्रोडक्ट रूल यूज करो या कौन सा डिवीजन रूल यूज करो, उसको कोई भी रूल यूज करके डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर लिखता हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आर को डिफ्रेंशिएट किया और आर रेज टू, या मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये तो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना की ज़रूरत है। डी अपॉन डी आर, ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी होगी? ई स्क्वायर, ये कॉमन रख दिया, अंदर क्या होगा, आर को ऐसे रखा, आर को डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू आ गई आर प्लस स्मॉल आर का प्लस, और उसके बाद आर को कांस्टेंट रखा और सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट किया, एन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 हो गया 3। ठीक है, इसको प्रॉपरली लिखते हैं, आर प्लस आर
-3। इसको चेक करना जरा, सही लिखा है? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये वैल्यू कितनी आ रही है? ई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, r प्लस आर का होल क्यूब डिनोमिनेटर में लेते हैं, तो ये आएगा r प्लस आर माइनस 2r। तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर स्मॉल r माइनस कैपिटल R। इसको चेक कर सकते हो तुम, अपॉन r प्लस आर का होल क्यूब। ये dp अपॉन dr की वैल्यू है, और हम कैलकुलस के प्रिंसिपल से बोल सकते हैं कि पावर की वैल्यू तभी मैक्सिमम होगी जब dp अपॉन dr 0 होगा। और dp अपॉन dr 0 कब होगा? dp अपॉन dr की वैल्यू 0 कब होगी? जब r की, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और r की वैल्यू कुछ नेगेटिव तो रख नहीं सकते हैं, तो कोई किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये वाला पार्ट तो 0 होना ही नहीं है ना। तो ओवरऑल इस टर्म को 0 होने के लिए, ऐसे भी डिनोमिनेटर 0 हमें नहीं करना था, इस पूरी वैल्यू को 0 करने के लिए ये r को स्मॉल r की इक्वल होना, रेजिस्टेंस को स्मॉल r के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर हमें कोई फिक्स बैटरी दी गई है, तो इस बैटरी से रेजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगा जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही लें जितनी की बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ठीक है, तो ये रिजल्ट कहता है कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, और इसमें 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब तुम चाहते हो इस बैटरी से मैक्सिमम पावर लो, तो मैक्सिमम पावर लेने के लिए तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कनेक्ट करनी पड़ेगी? एग्जैक्टली 1 ओम। अगर 1 ओम से ज्यादा रेजिस्टेंस लेते हो तब भी पावर डिसिपेटेड कम होगा, और 1 ओम से कम रेजिस्टेंस लेते हो तब भी पावर डिसिपेटेड कम होगा। एग्जैक्टली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जब 1 ओम लेते हो उसी टाइम में रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर हमें मिलती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोगों ने बिल्कुल मैथमेटिक्स अप्लाई की, रिजल्ट निकाल लिया। अब हम थोड़ा सा और इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करते हैं कि पहले गेस करते हैं, मान लीजिए मैथमेटिक्स हम नहीं अप्लाई करते, तो तुम्हें क्या लगता है कि रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जिससे कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर आता? बताओ बताओ। तो तुम सोचो ये पावर की वैल्यू होती क्या है? हाँ, पावर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर आर के इक्वल होती है। तो पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए और ज्यादा करंट भी चाहिए। ठीक है, तो तुम सोचोगे अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई रखते हैं, क्योंकि पावर में आर है, रेजिस्टेंस ज्यादा रखेंगे तो पावर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि सर्किट में करंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस को कम करते हैं, करंट को बढ़ाने के लिए अगर हम करंट बढ़ाना चाहते हैं, तो करंट को अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस को हमें हमें बहुत कम करना पड़ेगा। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तब भी पावर डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस की बहुत कम वैल्यू है तब भी पावर कम होगा, और रेजिस्टेंस की बहुत हाई वैल्यू है तो करंट ही कम हो जाएगा, तो तब भी पावर की वैल्यू कम है। तो उसके बीच में ही कोई इंटरमीडिएट वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, जिसके लिए रेजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रहा होगा, और वो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वैल्यू एग्जैक्टली इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम के इक्वल। ठीक है, ठीक है, ये इंट्यूटिवली अगर तुम सोचोगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि पावर एज अ फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस तुम्हें यहाँ पे दे दिया गया है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके ना, इसको अगर मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में देखते हो, ठीक है, रेजिस्टेंस के फंक्शन के फॉर्म में अगर इस एक्सप्रेशन को देखते हो, तो मेरा कहना है कि अगर तुम पावर वर्सेस रेजिस्टर इस तरह से अगर प्लॉट कर लेते हो, रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू के लिए पावर का ग्राफ बना लेते हो, तो तुम प्लॉट करके भी रेजिस्टेंस की किस वैल्यू के लिए पावर मैक्सिमम होगा बता सकते थे। ठीक, ये सब करने की जरूरत नहीं थी।
अगर पावर वर्सेस रेजिस्टेंस को तुम प्लॉट कर लेते तब भी तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आनी चाहिए। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो क्या? ग्राफ प्लॉट कर सकते हो मैथमेटिक्स यूज करके? बताओ। नहीं। अरे मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे फंक्शंस का ग्राफ तुम लोगों को प्लॉट करवाया था कि उसका पर्पस यही था कि आसानी हो बाद में थोड़ा समझने में। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं प्लॉट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी, एग्जैक्टली जीरो पर पावर की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो पावर की वैल्यू जीरो यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूँ अगर 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 मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई लेते हैं, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई हो गई तो भी पावर की जो वैल्यू है ना वो जीरो अप्रोच करेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो जाए, तो बाद में भी पावर जीरो है। तो स्टार्टिंग में पावर जीरो है, बाद में पावर जीरो है। तो जैसे जैसे हम आर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा तुम इंट्यूटिवली अगर सोचोगे तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो पावर की जो वैल्यू है कुछ इस तरह से वैरी करनी चाहिए। ठीक है, बेल कर्व एग्जैक्टली नहीं, बेल कर्व सिमेट्रिक होता है, लेकिन ग्राफ कुछ इस टाइप का होना चाहिए। गलत कह रहा हूँ क्या? ये काम तो एक बार और भी किया था ना कुछ इस तरह का, रिंग के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट की थी, भूल गए हो क्या? मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स इक्वल जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इन्फिनिटी पर जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस अगर हम एक्स प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पहले बढ़ेगा, बाद में भी जीरो ही होना है, पहले भी जीरो है, तो बीच में तो फाइनाइट फील्ड है, ये हमें पता है, मतलब फील्ड कुछ बड़ी होगी फिर घटी होगी। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पावर का जो ग्राफ आता है ना वर्सेस रेजिस्टेंस, वो कुछ इस तरह का होता है। और मैक्सिमम पावर कहाँ पर आता है पता है? ये वाला जो पॉइंट है, ये एग्जैक्टली स्मॉल आर के इक्वल। इसमें किसी को कुछ पूछना है? अब इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि तुम्हें पूछा जाए कि रेजिस्टेंस कितनी लगानी चाहिए। तो एक एक टाइप का क्वेश्चन तो हो गया कि हमें बैटरी एक ही सेल दी गई है और इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दी गई है, इसमें पूछा जाएगी कितनी, ठीक है, कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, हमें इस रेजिस्टर के अक्रॉस पावर को मैक्सिमाइज करना है। तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 होगी। यहाँ पे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई होगा। अब मान लो हमारे पास रियल बैटरी नहीं, आइडियल आइडियल बैटरी ही है, लेकिन सर्किट मान लो कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे कुछ अलग से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और कुछ यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये आर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये बताओ, मैक्सिमम मिनिमा ही तो यूज किया। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी जिससे कि कैपिटल आर के अक्रॉस पावर मैक्सिमम हो। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यूज कर सकते हैं। हम बोलेंगे आर के अलावा जो पूरा सर्किट है ना उसको देखो, उसमें एक बैटरी है और रेजिस्टेंस है। तो बैटरी के अलावा जितनी भी रेजिस्टेंस है ना, ये 3 ओम, आर को एग्जैक्टली 3 ओम होना पड़ेगा आर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिसिपेट होने के लिए। ठीक है, यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मान लो यहाँ ये 3 ओम गिवन है और तुमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे हम कितनी रेजिस्टेंस लगाएंगे जिससे कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर होगी। तो तुम देखोगे इस रेजिस्टेंस के अलावा सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, सर्किट मतलब इस लूप में, ठीक है।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके अलावा जितने भी जैसे 4 ओम है इसके अलावा, तो यानी कि इसको भी 4 ओम होना पड़ेगा, तभी इस 4 ओम के अक्रॉस मैक्सिमम पावर जाएगा। मैक्सिमम पावर कितना होगा तो तुम 4 ओम पुट करके कैलकुलेट करोगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पावर तभी आएगा जब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस की इक्वल होगी जितनी की इस लूप में है, ठीक है। ये सिंगल लूप के लिए हमने रिजल्ट डिराइव किया है। अब तुम बोलोगे कि मान लीजिए मान लो हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें सिंगल लूप नहीं है, मान लो ये है, इसमें बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये बताओ इस रेजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कब होगा, सॉरी, इस रेजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कितना होगा अगर ये सारी वैल्यूज दे दी है, 1 वोल्ट है, 1 ओम है, 1 वोल्ट है, 1 ओम है, कैसे सॉल्व करें? तो डायरेक्टली हम नहीं बता सकते इस केस में। हमें इस रेजिस्टर के अलावा ये जो पूरा नेटवर्क है ना, इस पूरे नेटवर्क को अगर हम सिंगल रेजिस्टर और सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर पाते, तो सिंगल बैटरी के अलावा जो सिंगल रेजिस्टर होता, उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के इक्वल ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रखना पड़ता। लेकिन उसके लिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो शेडेड पार्ट है, इस पार्ट को हमें एक बैटरी और एक रेजिस्टर से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हम करते हैं, उसका मेथड भी अभी आएगा। लेकिन अगर सिंगल लूप है तब कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कि बैटरी के अलावा टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, जिस रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर पूछी गई है उसके अलावा कितनी रेजिस्टेंस है, उसके अलावा जो भी रेजिस्टेंस होगी उसी के इक्वल तुम्हें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, इसमें जो पावर है ना, पावर की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो पावर की वैल्यू ऑब्वियसली राइज ही करेगी, तो ये मैक्सिमा ही होना चाहिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसमें तुम और आर्ग्यू कर सकते हो मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बस हिंट दे रहा हूँ। अब इसमें तुम ऐसा आर्ग्यू कर सकते हो, ठीक है, ये तो पता है हमें कि स्टार्टिंग में 0 है, बाद में 0 है, तो इसकी वैल्यू पहले बढ़ेगी फिर बाद में घटेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2 बार इसके बीच में मैक्सिमम आ जाए, ठीक है, 3 बार आ जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली आ सकता है। अब उतना डिटेल में अगर हमें कर्व बनाना होगा तो हमें प्रॉपरली कर्व को, मतलब और ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी इस फंक्शन को लेकर के, ठीक है। एक पॉइंट तो यहाँ पे यही है कि मैक्सिमा का एक ही वैल्यू आया है, तो बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है कि बीच में एक ही मैक्सिमा आएगा, 2 मैक्सिमा नहीं आ सकता। अगर बीच में और एक मैक्सिमा होता तो उसके लिए कुछ ना कुछ ये मैथमेटिक्स हमें दूसरे पॉइंट के का भी हिंट देती, लेकिन कोई मैक्सिमा नहीं है, इसलिए एक ही पॉइंट आया है मैक्सिमा के लिए, ठीक है। एक ही पॉइंट आया है डीपी बाई डी आर 0 होने के लिए, और वो मैक्सिमा ही होगा क्योंकि पावर नेगेटिव नहीं हो सकता। और तुम बोलोगे नहीं यहीं पे मिनिमा आ जाए, मिनिमा कैसे आएगा? अगर ऊपर मिनिमा आएगा तो और मैक्सिमा भी आएंगे। मिनिमा आता अगर ये नेगेटिव होता तो, सिंगल मिनिमा। ओके, ठीक है, इसके आगे चलते हैं और नेक्स्ट एंड फाइनल आरसी सर्किट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझो। इसको अभी कवर कर रहे हैं हम, सेल्स को भी कवर कर रहा हूँ, देखते हैं टाइम बचेगा सेल्स भी कवर कर लेंगे। सेल्स कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, 2 मिनट का टॉपिक है। आरसी सर्किट्स, आरसी सर्किट नया नहीं है, नाम सुन करके तुम यही सोचोगे कि आरसी सर्किट्स तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं बोलूँगा हाँ, हमने आर सी एल सर्किट डिस्कस किया हुआ है, एल मतलब इंडक्टर। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें जिसमें कि रेजिस्टेंस के अलावा भी दूसरे टाइप्स के एलिमेंट्स जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर है, तो ऐसे सर्किट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कब? जब जब हमारा सर्किट इनिशियल स्टेट में हो या फिर हमारा सर्किट स्टेडी स्टेट में हो। तो सर्किट्स हम सॉल्व कर सकते थे मिक्स सर्किट्स को, लेकिन तुम्हें याद होगा मिक्स सर्किट्स को हम सिर्फ इनिशियल या स्टेडी स्टेट में सॉल्व कर सकते हैं। स्टेडी स्टेट में पता होता है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, उस जहां जहां भी कैपेसिटर, उस ब्रांच में कोई करंट नहीं पास करेगा, कैपेसिटर को ओपन सर्किट बना दिया। और जहां जहां पे इंडक्टर है, स्टेडी स्टेट में वो एक शॉर्ट सर्किट वायर की तरह
बिहेव करेगा, तो वहां पे शॉर्ट करके हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। या इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर को ओपन सर्किट करके सॉल्व। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर हमें स्टेडी स्टेट अचीव होने से पहले सर्किट में पता करना है कि सर्किट में कितना करंट होगा, सर्किट के किसी ब्रांच में कितना करंट होगा, या सर्किट के किसी पॉइंट पर वोल्टेज कितना होगा, फिर कैसे पता लगाएंगे कि करंट की वैल्यू कितनी होगी। स्टेडी स्टेट अचीव करने से पहले सर्किट के किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी होगी, कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे। यानी कि हम सर्किट का ट्रांजिएंट रिस्पांस पता करना चाहते हैं। कोई भी सर्किट हुआ स्विच ऑन करने के बाद हमें पहले वेट करना पड़ता है, तब जाकर के कुछ टाइम के बाद वो सर्किट स्टेडी स्टेट अचीव करता है। लेकिन उससे पहले कुछ टाइम ऐसा जरूर पास होगा जिसमें कि हमारा सर्किट अभी थोड़ा क्योटिक स्टेट में होगा, हमारा सर्किट अभी अभी ट्रांजिएंट स्टेट से, ट्रांजिएंट फेज से पास कर रहा होगा, ठीक है। तुम मान लो कोई नई जगह जाते हो या अपने कमरे में बहुत दिन के बाद आते हो, सब कुछ बिखरा पड़ा है, तो तुम्हें अपने बिल्कुल एक स्टेडी रूटीन में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो उससे पहले का जो फेज होता है क्योटिक होता है। तो सर्किट के लिए भी इसी तरह से, ठीक है, हमें पता लगाना है कि स्टेडी स्टेट अचीव करने से पहले सर्किट में कितना करंट होगा, ठीक है। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस समझने के लिए हम सबसे सिंपलेस्ट टाइप का सर्किट इमेजिन कर रहे हैं, सिंपलेस्ट टाइप का आरसी सर्किट इमेजिन कर रहे हैं, जिसमें एक ही रेजिस्टर है और एक ही कैपेसिटर है। ऐसे भी सर्किट्स हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस हो, उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारे डोमेन से बाहर है। अभी हम कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पांस में बाकी सर्किट्स को हम बाद में देखेंगे। अभी बस हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आरसी सर्किट डिस्कस करना चाहते हैं। ऐसा सर्किट जिसमें एक ही रेजिस्टर है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस लेटेस्ट से आर है, और एक ही कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस लेटेस्ट से सी है, और इस सर्किट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन कब, किस टाइम में सॉल्व करने जा रहे हैं? जब हमारा सर्किट ट्रांजिएंट स्टेट में है, मतलब स्टेडी स्टेट अचीव नहीं किया है, ठीक है। मतलब स्टेडी स्टेट अचीव करने से पहले किसी भी जनरल टाइम पे अगर तुमसे पूछा जाए कि सर्किट में कितना करंट होगा, तो कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से बोलो कि किसी भी, हाँ, किसी भी टी टाइम पे, ट्रांजिएंट रिस्पांस तो कोई फिक्स रिस्पांस नहीं है ना, तो हमें टाइम बताया जाएगा कि स्टेडी स्टेट अचीव करने से पहले, मान लो स्विच को ऑन किया, उसके बाद हमें टाइम बताया जाएगा कि 2 सेकेंड के बाद बताओ, या 1 सेकेंड, या 10 मिली सेकेंड के बाद बताओ कि सर्किट में कितना करंट होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? तुम्हारा आंसर कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। ये सर्किट तुम्हारे सामने है, सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज मैं बता चुका हूँ। अब तुम्हें मैं पूछ रहा हूँ कि टी टाइम पे, किसी भी जनरल टी टाइम पे सर्किट में कितना करंट पास करेगा, कैसे कैलकुलेट करें? ओहो, मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम आंसर बोलोगे। कैसे किसी भी सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं? सर्किट को सॉल्व करने का सबसे फंडामेंटल मेथड है, उस सर्किट में केसीएल अप्लाई करो, केवीएल अप्लाई करो। तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए केसीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टेडी स्टेट में नहीं, किसी भी जनरल टी टाइम पे, ठीक है। तो हम स्विच को क्लोज करते हैं, सॉरी, स्विच को हम क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के एग्जैक्टली टी सेकेंड्स के बाद हमें इस सर्किट में करंट चाहिए। तो एग्जैक्टली टी सेकेंड के बाद हम इस सर्किट में पे केसीएल और केवीएल अप्लाई करते हैं। आफ्टर टी सेकेंड्स
हम इस सर्किट में केसीएल केवीएल अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक, पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि कोई भी सर्किट है, केसीएल केवीएल हमारा बेसिक ठीक है मेथड है। केसीएल केवीएल अप्लाई करके हर सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो टी टाइम पास हो चुका है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टी टाइम पास हो चुका है। टी टाइम पे हम केसीएल केवीएल अप्लाई करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है करंट एज्यूम करो। तो लेट अस से टी टाइम में इस सर्किट में, लेट अस से इस टी टाइम में आई करंट, इसको इस बार मैं आई टी लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग करंट पास कर सकता है। ये तो टी टाइम पे जो करंट पास करे वो आई टी है। एक ही लूप है, करंट इमेजिन कर लिया, करंट एज्यूम कर लिया। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? अच्छा, उस टाइम में लेटेस्ट से उस टाइम में कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ चार्ज हो गया, आया होगा। कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ गया होगा। ये क्योंकि स्टेडी स्टेट नहीं है, तो कैपेसिटर पे फुल चार्ज तो नहीं आया होगा, लेकिन कुछ भी उस टी टाइम पे चार्ज आ गया होगा, क्यूटी माइनस क्यूटी। अब चार्ज भी टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है, टी टाइम पे हमारे सर्किट में जो करंट है उसको आई टी एज्यूम कर लिया। टी टाइम पे कैपेसिटर पर जो चार्ज आया है वो क्यूटी हो गया। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल के लिए एक ही लूप है, लूप में घूम करके हम केवीएल की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टर एलिमेंट आता है। रेजिस्टर एलिमेंट के अक्रॉस क्या होगा? फॉल होगा या राइज होगा? फॉल होगा, माइनस आई आर। ठीक है, आई जो है, उसके बाद कैपेसिटर के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं। तो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा? फॉल होगा या राइज होगा? फॉल और राइज, फॉल होगा। तो उस टाइम पे कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है क्यूटी, ठीक है, अपॉन, देखो हर एक स्टेप बहुत ही केयरफुली देखो, ऐसे देखो कि जैसे तुम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अगर मतलब तुम्हें सॉल्व करने को कहता तो यही स्टेप्स लिखते हैं, इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन डाउट नहीं होना चाहिए। कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप क्यू अपॉन सी लिखेंगे। ठीक, उसके बाद बैटरी के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं। तो बैटरी के अक्रॉस राइज होता है, ये प्लस ई इक्वल्स 0। ठीक है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये सी जो है इसको ऊपर कर देते हैं, आर सी, आई टी प्लस, चेक करना, इसको चेक करना, ये तुम लोगों का काम है। इसमें गलती होगी तो सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर। सही है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। हमारी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, करंट भी वेरिएबल है, चार्ज भी वेरिएबल है। तो इसको हमें किसी तरह से सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा, तभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो या तो करंट को चार्ज के टर्म्स में या चार्ज को करंट के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? हाँ, ई के साथ भी सी आएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे एक सी आएगा, सी। हाँ, ये बताओ कि कैसे करंट और चार्ज को कैसे रिलेट करेंगे। इस सर्किट को अच्छे से देखो। यहाँ पे जो कैपेसिटर है, ठीक है, ठीक है, जिस रेट से सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, उसी रेट से चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, इस पे dt टाइम के बाद dq चार्ज बढ़ेगा। तो मतलब अगर आई करंट है ना, जो भी करंट की वैल्यू है उसी रेट से कैपेसिटर चार्ज भी हो रहा होगा।
ठीक, तो करंट और चार्ज इंडिपेंडेंट नहीं है। ये जो करंट होगा वो dq अपॉन dt के इक्वली होगा हमेशा। ऑब्वियस है कि जितना भी करंट पास कर रहा होगा हमारे सर्किट में, उसी रेट से कैपेसिटर का चार्ज भी चेंज होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे चार्ज और करंट में जो रिलेशनशिप है वो है I इक्वल्स dq अपॉन dt। तो हम एक काम करते हैं, I को Q के टर्म्स में लिख देते हैं। जैसे ही I को हम Q के टर्म्स में लिखेंगे, तुम यहाँ पर देख सकते हो, सिर्फ मैं यहाँ पे Q लिख रहा हूँ, T हटा दे रहा हूँ आसानी के लिए, हालांकि ये एज अ फंक्शन ऑफ T है। प्लस Q इक्वल्स किसी भी जनरल टी टाइम पे हम अपने आरसी सर्किट में केसीएल और केवीएल अप्लाई करते हैं। पहले की तरह ही अब हमारे पास फिर से केवीएल की इक्वेशन लिखने के बाद हमें जो भी अननोन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम अननोन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि अभी जो हमारे पास केवीएल की इक्वेशन आई है वो नॉर्मल अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन आई है तो क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमें नहीं आता है सॉल्व करना। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, चार्ज की वैल्यू हम किसी भी टाइम पे बता सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन Q और T में है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन याद दिलाने की जरूरत तो नहीं है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन याद है ना सबको। ठीक है, ये मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर है, तो तुम क्या कहते हो, dy इक्वल्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक टाइप की वेरिएबल्स एक साइड, दूसरे टाइप की वेरिएबल्स दूसरे साइड, और इंटीग्रेट कर दिया, तो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चार्ज और टाइम में डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, हमें चार्ज और टाइम का रिलेशनशिप चाहिए, अलग अलग टाइम में चार्ज कितना होगा। तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज वाले वेरिएबल्स एक साइड, टाइम वाले वेरिएबल्स दूसरी साइड, यही करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं कह रहा हूँ ये जो Q है ना उसको दूसरी साइड ले जाते हैं। ये होगा RC dq अपॉन dt, ये इक्वल है CE माइनस Q। ध्यान देना यहाँ पे Q वेरिएबल है और T वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट, ये RC भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट। ठीक है, मेरा टारगेट है कि मैं सेम टाइप के वेरिएबल सेम साइड ले आऊं। तो ऐसा करता हूँ, क्या किया जाए, ये जो DQ है ना, DQ को इधर रहने देता हूँ, अपॉन यहाँ पे आएगा CE माइनस Q। चेक करो, और उधर DT चला गया है, अपॉन RC। देख सकते हो कि अब दोनों साइड वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। लिमिट्स, लिमिट्स क्या रखेंगे, तो जब टाइम टाइम जीरो है, t इक्वल जीरो पर चार्ज की वैल्यू कितनी है वो हमें पता है। बिल्कुल t इक्वल जीरो पर तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, t इक्वल जीरो पर जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग में कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज है। और हमें किसी भी जनरल टी टाइम पे चार्ज निकालनी है, तो जनरल टी टाइम पे जो चार्ज है वो हम स्मॉल क्यू अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दोनों साइड, इंटीग्रेट करने से क्या आ रहा है, बताओ बताओ। ठीक है, तो तुम ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है इसको देखोगे तो ये जो डिनोमिनेटर है वो और कुछ नहीं है, क्यू का लीनियर फंक्शन है। तो अगर x की जगह x का कोई लीनियर फंक्शन भी होता है तो इंटीग्रेट वैसे ही करते हैं जैसे x को करते हैं। ठीक है, dx बाई x का इंटीग्रेशन वही होगा जो dx अपॉन ax प्लस बी, x के किसी लीनियर फंक्शन का होगा।
ये तो बताया ना तुम्हें। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे, यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्यू है, ठीक, एक्स की जगह यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्यू है, हमें इंटीग्रेट क्यू के टर्म्स में करना है, क्यू के रिस्पेक्ट में करना है। लेकिन डिनोमिनेटर में क्योंकि क्यू का लीनियर फंक्शन है, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तब नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में क्यू का लीनियर फंक्शन है, तो हम बोलेंगे इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन वैसे ही करेंगे जैसे जैसे लीनियर फंक्शन की जगह क्यू होता। ठीक है, गुड, तुम लोग कर चुके हो, अच्छी बात है। तो इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मैं लिखना चाह रहा हूँ। वो वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है? ये डी क्यू अपॉन क्यू का मतलब है लॉग क्यू, तो ये लॉग लॉग क्यू आएगा, लेकिन क्यू की जगह यहाँ पे क्यू का लीनियर फंक्शन है, तो हम लिखेंगे सी ई माइनस क्यू, लॉग ऑफ सी ई माइनस क्यू। लेकिन हमें जो भी क्यू का कोफिशिएंट है उससे फाइनली डिवाइड भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लिमिट्स लिखेंगे 0 से क्यू। और दूसरी साइड क्या होगा, डी टी का इंटीग्रेशन वो तो टी होगा अपॉन आर सी, और लिमिट्स इसमें 0 से टी तक। ठीक है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ रहा है जरा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। ये करना है, ये तुम लोगों को खुद से करना है, मतलब इस क्लास के बाद खुद से ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट अपने से तुम्हें निकालना है। डिनोमिनेटर में -1 है, तो क्यू की जगह पहले क्यू पुट करेंगे तो log सी ई माइनस क्यू होगा, माइनस क्यू की जगह 0 पुट करेंगे तो log सी ई आएगा, फिर log a माइनस log b इक्वल्स log a अपॉन b अप्लाई करेंगे, नीचे -1 है, ये सब इंक्लूड करके जब लिखोगे तो ये वैल्यू आ रही है सी ई अपॉन सी ई माइनस क्यू इक्वल्स टी अपॉन आर सी। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हमें हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए एज ए फंक्शन टी। तो मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट साइड में सिर्फ क्यू बचे, तो ये लॉग जो है ना उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं दूसरे बोर्ड पे एज सच लिख रहा हूँ, और इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, और वो तुम लोग बताओगे कि सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, सी ई माइनस क्यू, ये जो आरसी सर्किट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये लॉग जो है दूसरी साइड जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सी ई अपॉन, ये सारा कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही स्पून फीडिंग है, तुम लोगों को नहीं लग रहा है ऐसा? ई रेज्ड बाय टी अपॉन आर सी। चलो एक बार कर देता हूँ, अगली बार फिर नहीं करूँगा ऐसा। क्यों निकालना है, तो इस टर्म को उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, है ना। तो तुम इसको थोड़ा सा खुद से करो, ये इधर चला जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये ई रेज़ पावर माइनस टी अपॉन आर सी हो जाएगा, और फिर क्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ रही है एज अ फंक्शन ऑफ टी, सिंप्लीफाई करने के बाद सी ई 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये किसी भी जनरल टाइम पे कैपेसिटर के चार्ज की वैल्यू होगी, अगर तुम टाइम बताओगे तो मैं कैपेसिटर के चार्ज की वैल्यू भी इस फंक्शन को देख करके बता सकता हूँ। चार्ज की वैल्यू पता चल गई, अब इसको डिफरेंशिएट करके किसी भी टाइम में सर्किट में कितना करंट होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन तुम्हें अभी ऑब्वियसली
इतना लंबा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है, सॉल्व करने में तुम्हारा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, दिमाग यूज हुआ है, और जो रिजल्ट है वो दिखने में अभी के लिए चलो मान सकते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, और तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये रिजल्ट तो याद तो रहना दूर की बात है, ये तो समझ में आने में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं अश्योर कर रहा हूँ अभी अगले 1-2 मिनट में ये सारे रिजल्ट्स तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, और ये रिजल्ट सबसे वन ऑफ द सिंपलेस्ट रिजल्ट लगेगा। ठीक है, तो हमें चार्ज की वैल्यू किसी भी टाइम पे पता चल गई है। ठीक है, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं इस एक्सप्रेशन को देख करके। कोई भी आरसी सर्किट है, इस एक्सप्रेशन को देख करके किसी भी टी टाइम में उस आरसी सर्किट में कितना, आरसी सर्किट की कैपेसिटर में कितना चार्ज आएगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आरसी सर्किट में कितना करंट होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि साथ साथ इस फंक्शन को हम थोड़ा प्लॉट भी करें, इस फंक्शन को हम प्लॉट करें। ठीक, ये फंक्शन प्लॉट करने जा रहे हैं। प्लॉट करने से पहले ये मुझे बताना पड़ेगा, एक बार याद दिलाना पड़ेगा। ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, ये तुम्हें पहले से पता होंगी, लेकिन मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये तुम्हारे कोर्स में कई बार आता है। तो ये x है और ये e रेस्ट पर x है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है ये तुम लोगों को पता है, कुछ ये होता है। ठीक है, x इक्वल 0 पर a होती है वैल्यू, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कुछ कुछ इसी तरह का होता है ना फंक्शन, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फंक्शन कैसा होगा, मान लो हम ये a टाइम्स e रेस्ट पर x इसको प्लॉट करना, तो शेप तो ऐसी होगी ना, सारे पॉइंट जो है a के फैक्टर से, ठीक है, इंक्रीज हो जाएंगे। तो तुम कह सकते हो कि x इक्वल 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है, पहले x इक्वल 0 पर e रेस्ट पर x 1 होता था। ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और हमेशा इंक्रीज करता है x के साथ। अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बस यही डिफरेंस आएगा कि x इक्वल 0 पर फंक्शन का जो y इंटरसेप्ट है वो a होगा, ये a। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ ऐसा होगा, a से इंक्रीज होगा। इन दोनों ग्राफ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक ग्राफ तो तुम्हें हमेशा के लिए आज के बाद याद रखना है, ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ। ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ तुम्हें जनरली याद ही रहेगा। आज मैं तुम्हें दूसरा ग्राफ बता रहा हूँ जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा, और वो ग्राफ है 1 माइनस ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ। तो 1 माइनस ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये भी जो ई रेस्ट पर एक्स का जो ग्राफ होता है ना, ये कहलाता है एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन या एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन। एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग या राइजिंग फंक्शन, ये हमेशा राइज करेगा। ठीक है, 1 माइनस ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ पहले ई रेस्ट पर एक्स को ही प्लॉट कर लेते हैं। वो ई रेस्ट पर एक्स का ग्राफ कुछ यूं होगा, हम प्लॉट करना चाहते हैं 1 माइनस ई रेस्ट पर एक्स, तो ये 1 है। इसको थोड़ा छोटा मुझे बनाना था, क्या करें, बना दिया है, तो इसको देखते हैं अगर कुछ हो पाए तो। नहीं हो पा रहा है क्या, गुड, हो गया। ठीक है, तो ये ई रेस पर एक्स का ग्राफ है, हमें 1 माइनस ई रेस पर एक्स का ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले हम माइनस ई रेस टू पर एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तेरे की मैं तो भूल गया पहले बताना, सॉरी 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 सॉरी। तो पहले ई रेस पर एक्स का ग्राफ और ई रेस पर माइनस एक्स का ग्राफ, वो दोनों बताना पड़ेगा।
तो ई रेज़ पर एक्स का ग्राफ तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ई रेज़ पर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा है, अगर ये एक्स है और ई रेज़ पर माइनस एक्स, तो ये भी तुम्हें बताया जा चुका है वो ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, और ये इनका वाई इंटरसेप्ट 1 होता है, अगर इनको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका वाई इंटरसेप्ट ए हो जाएगा, ये सबको पता है। ठीक है, ओके। तो जो दूसरा ग्राफ मैं बनाना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली 1 माइनस ई रेज़ पर एक्स नहीं है, वो है 1 माइनस ई रेज़ पर माइनस एक्स। इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले ई रेज़ पर माइनस एक्स ड्रॉ करते हैं। तो ई रेज़ पर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, वो ठीक कुछ इस तरह का डिकेइंग फंक्शन आएगा। ई रेज़ पर माइनस एक्स जो होता है वो डिकेइंग फंक्शन होता है, ऐसा एक्सपोनेंशियली फॉलिंग फंक्शन। ठीक है, ये वैल्यू 1 होती है एक्स, और ये ग्राफ है ई रेज़ पर माइनस एक्स। अब इस कंप्लीट फंक्शन को प्लॉट करने के लिए हम माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स को प्लॉट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें माइनस लगा दिया सामने, तो माइनस का मतलब है पहले x के लिए जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही थी उसके सामने माइनस लग गया, तो पहले जो भी वैल्यूज थी ना वो माइनस ऑफ प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी। तो हर पॉइंट जो x एक्सिस के जितना ऊपर था उतना नीचे चला जाएगा। तो माइनस ऑफ ई रेज़ पर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, वो कुछ यूं है, इस तरह का। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है, -1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब कह रहा हूं कि अब क्या करो ना, ये फंक्शन तो प्लॉट कर दिया, अब इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, +1। 1 माइनस ई रेज़ पर माइनस एक्स का मतलब है माइनस ऑफ ई रेज़ पर माइनस एक्स प्लॉट किया, उसमें 1 ऐड कर दिया। अब इस फंक्शन में अगर 1 ऐड करेंगे तो फंक्शन का ग्राफ कहाँ जाएगा? अभी जो फंक्शन है ना वो -1 और 0 के बीच में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल 0 वाला जो पॉइंट है वो 0 पे चला जाएगा, और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो कुछ इस तरह से यूं 1। गुड। तो ये 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो अब जो दो ग्राफ्स तुम्हें हमेशा यूज होने वाले, सबसे पहला ग्राफ यूज होने वाला है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन कुछ इस तरह का होता है, तो ये इधर भी होता है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है, लेकिन अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका y इंटरसेप्ट a हो जाएगा। पहले बताओ इस ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? a से स्टार्ट होगा, फॉल करेगा, a टाइम्स ई रेज़ पावर माइनस एक्स का ग्राफ। इस ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये कहलाता है एक्सपोनेंशियली फॉलिंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियली फॉलिंग फंक्शन या डिकेइंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। अब इसी तरह का दूसरा ग्राफ है, इसी तरह का दूसरा ग्राफ है, ये है 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स। तो 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये पॉइंट 1 है, ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन होता है। इसका पूरा ग्राफ तो कुछ इस तरह का था। एक्चुअली तुम देख सकते हो इसी को पहले माइनस किया और इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 6 का जो ग्राफ है वो इसी का थोड़ा सा इमेज मान सकते हो, लेकिन शिफ्टेड इमेज की तरह शेप होगी। ठीक है, ये ग्राफ है 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 6 का। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अगर इसके सामने हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं यूं, तो क्या चेंज आएगा? बस बस ये वाला जो पॉइंट है ना, पहले फंक्शन 0 से 1 जा रहा था, एक्सपोनेंशियली राइजिंग, और अब हमारा जो फंक्शन है ये वाला, ये 0 से a तक जाएगा। गुड, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी फंक्शन की वैल्यू a को अप्रोच करेगी।
ठीक है। और ये ग्राफ्स हमेशा आएंगे, तो ये दोनों ग्राफ तुम्हें प्लॉट करना आना चाहिए। मैं हर बार तुमसे पूछता रहूंगा बीच बीच में, डिकेइंग फंक्शन का ग्राफ बनाओ और एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन का ग्राफ बनाओ। ठीक है, ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ पूछूंगा और 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ पूछूंगा। इन दोनों का ग्राफ तुम्हें बनाना आना चाहिए। अब हम अपने ओरिजिनल फंक्शन पर आ जाते हैं और तुम देख सकते हो कि आरसी सर्किट में किसी भी जनरल टी टाइम में चार्ज की जो वैल्यू है वो कैसी है, वो कैसा टाइम का कैसा फंक्शन है, वो 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स टाइप का फंक्शन है। तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर प्लॉट करोगे तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग होगा या फॉलिंग होगा। तुम्हें याद होना चाहिए, ई रेज टू माइनस एक्स जो होता है ये फॉलिंग होता है और 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स ये राइजिंग ग्रोइंग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो एक्चुअली एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये चार्ज को हम प्लॉट करें, चार्ज की वैल्यू आ रही है सीई, हाँ सीई 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये सी कोई कांस्टेंट है ए की तरह। ठीक, और अगर हमें एक्स के साथ ग्राफ बनाना होता है ना तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन अगर वर्सेस टाइम कोई ग्राफ प्लॉट करना है तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही ड्रॉ करना है। तो इस केस में ये सीई मैं मैथमेटिकली सिर्फ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट करना चाहता हूँ, सिर्फ मैथमेटिक्स यूज करके। तो ये क्योंकि 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स का ग्राफ है और 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन होता है, तो इसकी जो शेप होगी कुछ इस तरह से होगी। अब तुम मुझे याद करके बताओ, तुमसे जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम ये आरसी सर्किट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बोला था जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो स्विच क्लोज करने के बाद इमीडिएटली कैपेसिटर पे चार्ज नहीं आएगा, चार्ज आने में कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा। तो पूछा था चार्ज शेप कैसी होगी, तो तुमने बोला था स्टार्टिंग में चार्ज जीरो है और स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद कैपेसिटर पे फुल चार्ज आ जाए। ठीक है, तो शेप कुछ ऐसी आनी चाहिए। और तुम अभी मैथमेटिकली भी देख सकते हो कि कैपेसिटर पे चार्ज वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो वैसा ही है जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन होगा कि पहले तो हमने बोला था कि स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद कैपेसिटर के प्लेट पर प्लस सी माइनस सी फुल चार्ज, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद। लेकिन इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ को देख करके तुम बोलोगे कि हमारे कैपेसिटर पे सी चार्ज तो कभी आएगा ही नहीं, वो इनफाइनाइट टाइम के बाद आएगा। हमेशा कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू सी को अप्रोच कर रही होगी। ठीक है, ये बात सही है कि कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो अगर ई वोल्टेज की बैटरी लगाते हो तो सी चार्ज स्टेडी स्टेट पे हम बोल रहे थे आएगा। एक्चुअली सी चार्ज कभी आ ही नहीं सकता है, सी चार्ज आने में क्योंकि इनफाइनाइट टाइम है, बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा। लेकिन इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ को देख करके तुम ये भी बता सकते हो कि सी तो नहीं, सी के आसपास चार्ज ना, मतलब ऑलमोस्ट सी के आसपास चार्ज वो कुछ ही फाइनाइट टाइम में आ जाएगा। तो एक्चुअली हम बोलते हैं कि ये जो ये वाला पॉइंट है ना, यही स्टेडी स्टेट। ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ से हमारा जो सर्किट है ना वो स्टेडी स्टेट में पहुंच गया कि सी का 99% चार्ज हो गया, तो हम बोलेंगे ऑलमोस्ट फुल चार्ज है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारे कैपेसिटर ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आ, आ, हाँ, अगला पॉइंट ये बताना है आरसी। आरसी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आरसी सबसे पहले ये जो आरसी है डायमेंशनली आरसी जो है ना वो डायमेंशनली आरसी का डायमेंशन बिल्कुल टाइम के डायमेंशन के इक्वल होगा। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से बोल सकते हो
आरसी किसी न किसी तरह के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आरसी की जो यूनिट होगी सेकेंड होगी, क्योंकि आरसी का जो डायमेंशन है वो वही है जो कि टाइम का डायमेंशन, ठीक है। आरसी किसी ना किसी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इसका नाम हम रख देते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो आरसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको प्लॉट करते हैं। लेट अस से अगर टाइम की वैल्यू ना, या टाइम कांस्टेंट के टर्म्स में चार्ज को मैं लिख देता हूँ। एक सेकेंड बस रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम लोग थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे हो क्या। ये फाइनल पॉइंट बस बता दो, इसके बाद मैं कंक्लूड कर दूंगा। तो ये जो चार्ज का एक्सप्रेशन है, इसमें थोड़ा लिखने में टाइम लग जाता है, कितनी भी कोशिश करो। आरसी को टाउ लिख रहा हूँ, टाउ का मतलब है टाइम कांस्टेंट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आरसी सर्किट में कितनी होती है? आरसी की इक्वल होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो, कैपेसिटेंस की वैल्यू देखो, मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आई ये सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। मान लो किसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 0.1 सेकेंड, तो ये 0.1 सेकेंड है क्या? 0.1 सेकेंड क्या है? तो उसको समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमें किसी भी टी टाइम पे चार्ज की वैल्यू पता है। लेटेस्ट से टाइम की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं एट वन टाइम कांस्टेंट। एक टाइम मतलब 0.1 सेकेंड के बाद हमारे सर्किट में कितना चार्ज आएगा। तो जब हम वन टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर पे चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है पता है? ये सी तो मैक्सिमम चार्ज है जो कि कैपेसिटर पे आ सकता है, ठीक है। और वन माइनस ई रेज़ पावर -1, ठीक है। टी की वैल्यू जब टाउ के टाइम कांस्टेंट के इक्वल पुट करेंगे, तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज कितना आएगा? सी टाइम्स 1 - 1/e, और 1 - 1/e की वैल्यू कितनी आ रही है? इसको जरा कैलकुलेट कर सकते हो क्या? ये जो 1/e होता है ना, जो 1/e होता है, ये रफली होता है 37% के आसपास, ठीक है। तो 1 - 1/e की वैल्यू होगी, ये रफली होगा ये रफली होगा 63%, ठीक है। इसका मतलब है टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसके बाद कैपेसिटर मैक्सिमम का 63% चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हें याद रहेगी कि टाइम कांस्टेंट सर्किट में रिप्रेजेंट करता है उस टाइम को जिस टाइम के बाद कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो गया। इसी तरह से दूसरे टाइम कांस्टेंट के बाद हम कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, वो रफली अब मुझे याद नहीं, वो 80 समथिंग 85-6% के आसपास आती है, ठीक है। मतलब पहले टाइम कांस्टेंट पे ये 63%, ये मान लो टाउ है, ठीक है। और दूसरे टाइम कांस्टेंट पर जो वैल्यू आती है वो रफली 86% के आसपास। वो चेक कर लो वैसे तो, या मैं भी चेक करके बता दूंगा। ये है 63% ऑफ सी, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि 2-3 टाइम कांस्टेंट के बाद ही हमारा कैपेसिटर ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो आरसी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है, वो एक तरह से बताता है कि हमारा सर्किट कितना फास्ट है या स्लो है। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि सर्किट स्लो है, कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब तुम ऐसे भी गेस कर सकते थे ना, टाइम कांस्टेंट का मतलब है आरसी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो सर्किट में करंट कम फ्लो करेगा, कैपेसिटर स्लोली चार्ज होगा, फुल चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगना ही चाहिए था। उसी तरह से अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है, ठीक है, तो कैपेसिटर पे चार्ज ज्यादा लाना पड़ेगा, फुल चार्ज करने में ज्यादा टाइम लगेगा।
तो ऑब्वियसली टाइम कांस्टेंट की वैल्यू RC पर डिपेंड करनी चाहिए थी, ठीक है, और वो हम देख भी रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू RC के इक्वल है, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटर को चार्ज होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो तुम इस ग्राफ को भी गेस कर सकते हो कि मैथमेटिकली भी ये तुम खुद से सोचना कि RC की वैल्यू कम और ज़्यादा होने पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम और ज़्यादा होने पर ग्राफ कैसे शिफ्ट करेगा। लेकिन मैं ऐसे तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। अगर टाइम कांस्टेंट कम है तो ग्राफ की शेप कैसी होगी पता है? वो बिल्कुल ऐसी होगी, बहुत जल्दी से वो फुल चार्ज के करीब पहुंच जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो चार्ज मतलब कैपेसिटर बहुत स्लोली चार्ज होगा, शेप कुछ ऐसी होगी। ठीक है, टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, टाइम कांस्टेंट बहुत कम है, ठीक है। तो जो हम बिल्कुल पहले ऐसा सर्किट बनाते थे ना जिसमें कि रेजिस्टर हम शो ही नहीं करते थे, तो हम बोलते थे कि सर्किट में रेजिस्टेंस होगी, लेकिन बस डिफरेंस ये होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी। अगर हम कुछ ऐसा सर्किट पहले बनाते थे, ठीक है, तो कंडक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है लेकिन रेजिस्टेंस होगी, तो ऐसे सर्किट में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होगी, तो कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज होगा, लेकिन फिर भी फाइनाइट टाइम नहीं लगेगा। कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो कुछ इस तरह से होगा। और अगर मान लो हमने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगा दी तो बहुत स्लोली 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 चार्ज होगा, ठीक है। ओके, आज के लिए बहुत हो गया। इसमें एक फाइनल पॉइंट बताना है, वो अब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये RC सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक पॉइंट है और वो मेन पॉइंट है, मतलब थ्योरी वाइज नहीं। ये जो रिजल्ट है ना वो तुम्हें मैं बताता कि ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम देख के ही किसी भी RC सर्किट के लिए 1 सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बता सकते हो कि चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तुम्हें ये रटने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बार में बता सकते हो। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ना, एक तो मैंने तुम्हें मैथमेटिकली डिराइव कर दिया कि चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, हमने डिराइव किया तुम्हारी आंखों के सामने, KCL KVL अप्लाई किया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया, तो हमें किसी भी टाइम पे चार्ज की वैल्यू पता चल गया। अब इस इक्वेशन को मैं तुम्हें बताता कि बिना बिना डेरिवेशन के, बिना KCL KVL के भी तुम चार्ज की वैल्यू डायरेक्टली सिर्फ सर्किट को देख करके लिख सकते हो। अब वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब इस इतने टॉपिक से कुछ पूछना है तो जल्दी पूछ लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।